हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ तरुण। आप देख रहे हैं तरुण आर्ट हब यूट्यूब चैनल। सो आई होप आप सब बढ़िया होंगे। एंड गाइस, पिछली वीडियो पे आपका काफ़ी अच्छा रिस्पांस आया था एंड आज की वीडियो भी उसी टॉपिक के ऊपर होने वाली है जिसका नाम था नवशास्त्रीयतावाद। एंड आज का टॉपिक होने वाला है नवशास्त्रीयतावाद के एक प्रमुख आर्टिस्ट हुए थे जिनका नाम था जैक लुइस डेविड, या कहें तो जाक दाविद। तो आज की वीडियो इनके ऊपर होने वाली है। एंड वीडियो को स्टार्ट करने से पहले देख लेते हैं छोटा सा इंट्रो। बट इंट्रो से पहले अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब एंड वीडियो को कीजिए शेयर एंड लाइक करना मत भूलना। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। ओके, तो जाक दाविद के जन्म की बात आती है तो इनका जन्म हुआ था 30 अगस्त सन 1748 पेरिस, फ्रांस में। और इनके प्रारंभिक जो चित्रकार गुरु थे इनका नाम था बूशे। इनकी विद्यार्थी अवस्था के चित्र मिनर्वा की विजय में रोकोको शैली की कुछ विशेषताएं दिखाई देती हैं। आप देख सकते हैं कि मिनर्वा की विजय चित्र अपने आप में एक अनूठापन लिए है। और इसके पश्चात सन 1775 ईस्वी में जाक दाविद प्री द रोम छात्रवृत्ति प्राप्त करके कला का उच्च अध्ययन करने के लिए रोम चले गए। यहाँ पर उनको यूनानी कला का गहराई के साथ अध्ययन करने का अवसर मिला और वे इससे काफ़ी प्रभावित हुए। यहीं पर उनके एक मित्र डी क्विंसी ने उनको जर्मन विद्वान विंकेलमान के यूनानी कला संबंधित विचारों से अवगत करवाया। ये वही विंकेलमान है जिनको अपने पिछली वीडियो में पढ़ा था। इन्होंने यूनानी कला की जो मूर्तियाँ थी उनकी प्रशंसा में अनेक लेख लिखकर प्रकाशित करवाए थे। इन्होंने अब अपने नवशास्त्रीयतावादी चित्रों में छाया व प्रकाश का प्रयोग कर एक नए प्रकार के सौंदर्य का सृजन करने लगे। मतलब कि जो जाक दाविद थे वो इस टाइम छाया और प्रकाश के प्रयोग कर रहे थे और इसके प्रयोग करते करते नए प्रकाश के सौंदर्य का सृजन करने लगे। और 1785 ईस्वी में इन्होंने इन विशेषताओं से युक्त होरेशिया का प्रण नामक एक विश्व प्रसिद्ध चित्र बनाया था। जाक दाविद का यह चित्र बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है, जिसे नवशास्त्रीयतावाद का सर्वप्रथम चित्र भी माना जाता है। इस चित्र में उन्होंने आकृति चित्रण को प्रधानता देकर शारीरिक सौंदर्य को नैसर्गिक या प्राकृतिक रूप में दिखाने का प्रयास किया था। दाविद ने यह चित्र उस समय बनाया था जब फ्रांस की राजसत्ता कमज़ोर हो रही थी एवं फ्रांस की जनता अपने सामने रोमन गणतंत्र का आदर्श रखे हुए आगे की ओर कदम बढ़ा रही थी। इस परिस्थिति का दाविद को काफ़ी फ़ायदा हुआ। उनके इस चित्र की दर्शकों ने काफ़ी प्रशंसा की। इस समय फ्रांस के राजा ने जनता को खुश करने के लिए यह चित्र खरीद लिया। यह बात काफ़ी महत्वपूर्ण है कि उस समय फ्रांस की जनता में क्रांतिकारी आंदोलन चल रहे थे एंड यह चित्र वहाँ की जनता को काफ़ी पसंद आया था और उनकी पसंद के लिए वहाँ के राजा ने इस चित्र को खरीद लिया था। इस प्रकार जाक दाविद फ्रांस की चित्रकला में क्रांति लाने वाला प्रमुख चित्रकार बन गया था। जाक दाविद का सबसे प्रसिद्ध चित्र बूटस के पुत्र के निधन की सूचना है। यह चित्र फ्रांस की राज्य क्रांति के समय बनाया गया था। मतलब कि जब फ्रांस के अंदर राज्य क्रांति हो रही थी उसी समय इस चित्र को बनाया गया था। एक और नोट करने वाली बात है कि इस समय फ्रांस के परंपरावादी लोग एवं क्रांतिकारी जनता दोनों के सामने रोमन साम्राज्य का इतिहास समान आदर का विषय था। यहाँ की जनता को ब्रूटस के क्रांतिवाद ने आकर्षित किया था, जबकि राजसी लोगों को सीजर का साम्राज्यवाद पसंद था। दाविद के इस चित्र का जनता पर इतना प्रभाव पड़ा कि वोल्टेयर के नाटक ब्रूटस, वहाँ पर मतलब कि एक नाटक कार्यक्रम हुआ करता था वोल्टेयर नाम से, एंड उसमें जब ब्रूटस का स्टेज पर अभिनय होता था तो उस नाटक के जो
किरदार होते थे वो उस पेंटिंग के अंदर जैसे किरदार बनाए गए हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग उनकी मुद्राएं दिखाई देती थी। और सन 1792 ईस्वी में फ्रेंच राष्ट्रीय लोक सभा पर चुने जाने से जाक दाविद फ्रेंच कला क्षेत्र के तानाशाह बन गए। मतलब कि जब सन 1792 ईस्वी में फ्रांस के राष्ट्रीय लोक सभा में जाक दाविद को चुना गया था और उस समय फ्रेंच कला क्षेत्र के तानाशाह बन गए थे। इस समय उन्होंने फ्रेंच चित्रकला में रोमन यूनानी शैली को पुनः जीवित किया और नवशास्त्रीयतावादी नामक यह चित्रशैली देशव्यापी बन गई। हालांकि घरेलू और ग्रामीण जीवन के चित्र बनाने वाले कलाकारों पर इस नई कला शैली का कोई भी असर नहीं हुआ, परंतु अन्य कलाकारों के विरुद्ध, मतलब कि जो अन्य कलाकार थे जो घरेलू और ग्रामीण जीवन के चित्र बनाते थे, उनके विरुद्ध जाक दाविद ने कड़ा रुख अपनाया, जिसके परिणाम स्वरूप विवश होकर वे सभी कलाकार नवशास्त्रीयतावादी कला शैली के अनुयायी बन गए। इसके पश्चात सन 1796 ईस्वी में जाक दाविद ने विवाह कर लिया था। उनकी पत्नी का नाम मार्गुरिटे रोरलोट पेकोल था। और फिर फ्रांस में राजनीतिक उथल-पुथल होने के साथ ही जाक दाविद को अपना पद त्यागना पड़ा, परंतु सन 1804 ईस्वी में नेपोलियन के राजा बनते ही जाक दाविद प्रमुख राज चित्रकार बन गया। अब फ्रांस की चित्रकला, वास्तुकला, अतः साज सज्जा, पोशाकों आदि सभी कलाओं में इनके विचारानुसार बदलाव हुए। इस समय नवीन वातावरण पर प्राचीन रोमन कल्पनाओं की छाप दिखाई देने लगी थी। मदाम रेकामिया जैसे व्यक्ति चित्रों की पृष्ठभूमि में इस बात का प्रमाण मिलता है कि नेपोलियन की हार होते ही ये फ्रांस छोड़कर बेल्जियम चले गए। मतलब कि मादाम रेकामिया जैसे व्यक्ति चित्रों की पृष्ठभूमि में इस बात का प्रमाण मिलता है कि नेपोलियन की हार होते ही ये चित्रकार जाक दाविद फ्रांस छोड़कर बेल्जियम चले गए, जहां सन 1825 ईस्वी में इनका देहांत हो गया। विषय एवं अध्ययन की दृष्टि से हम जाक दाविद के चित्रों को दो भागों में बांट सकते हैं। पहले भाग में उनके सुकरात की मृत्यु और सेबाइंस पर बलात्कार जैसे प्रसिद्ध चित्र आते हैं। इन चित्रों के विषय रोमन एवं यूनानी हैं। हालांकि ये चित्र निश्चित ही कलात्मकतापूर्ण है, किंतु विषय चयन के कारण कुछ अनोखापन लिए हुए हैं। जबकि दूसरे भाग में मारा की मृत्यु, गेंद की महिलाएं आदि चित्र रखे जाते हैं, जिनके विषय समकालीन हैं और जो देखने में भी अधिक वास्तविक दिखाई पड़ते हैं। जाक दाविद की मृत्यु हो जाने के बाद ग्वेर ने दाविद का अनुकरण करके इस नवशास्त्रीयतावाद को जिंदा रखा। ग्वेर जाक दाविद के शिष्य थे। इनके आरंभिक चित्रों में हम जाक दाविद की छाप देख सकते हैं, किंतु बाद में इन्होंने रूबेंस से प्रभावित होकर चित्रण किया, जो नवशास्त्रीयतावादी नहीं माना जाता है। इन्होंने काफ़ी समय तक दाविद के सिद्धांतों का पालन किया और अपने शिष्यों को भी उसी प्रकार चित्रण करने को कहा। वे कहते थे कि ये मेरा कहना नहीं है, बल्कि जाक दाविद का आदेश है। इनके पश्चात अन्य नवशास्त्रीयतावादी चित्रकारों में से अंग्र ही अधिक विख्यात हुए। वैसे सन 1808 ईस्वी में जाक दाविद कहने लगे थे कि मैंने चित्रकारों के लिए एक घोर मार्ग निश्चित किया है, वह बड़ा कष्टप्रद है। वह फ्रेंच चित्रकार उस दिशा में अधिक समय तक मार्गक्रमण नहीं कर पाएंगे। मतलब कि जाक दाविद कहते थे कि उन्होंने जो चित्रकारों के लिए जो मार्ग निश्चित किया है वह बड़ा कठिन है और फ्रेंच चित्रकार जो थे वे अधिक समय तक उस मार्ग पर नहीं टिक पाएंगे।
तो आई होप इतना ही था जाग दाविद के बारे में। और अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अगर हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए एंड हाँ, अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि वे भी जाग दाविद के बारे में और अधिक जान पाएँ। और आपने अगर मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है जिसमें मैंने बताया था कि नवशास्त्रीयतावाद क्या है, तो उस वीडियो का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप जा कर के देख सकते हैं। एंड अगली वीडियो हमारी आएगी रोमांसवाद के बारे में, तो वो आपको जल्द से जल्द मिल जाएंगी। तो आई होप आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।